हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1406 स्टोन गेम 3। ये हालांकि लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम मेंशन किया हुआ है, बट अगर आपने कल का प्रॉब्लम बनाया था जो कि था स्टोन गेम 2, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो शायद ये लोग गलत मार्किंग कर दिए हैं। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था वो इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, तो आज आप वाला प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग कोशिश करिएगा कि स्टोन गेम 2 जो प्रॉब्लम है वो आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसका जो लिंक होगा वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में रहेगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। तो आज का प्रॉब्लम जो है मेरा कुछ थोड़ा हद तक सिमिलर है पिछले प्रॉब्लम से। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये एक एरे है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इसमें दिया हुआ मेरा स्टोन वैल्यूज़। ठीक, इस मतलब हर एक में कुछ स्टोन रखा हुआ है और उसका कोई वैल्यू दिया हुआ है। मान लो कि 4 5 8 1 2, मतलब स्टोन सेकंड स्टोन का वैल्यू मेरा क्या है 8, फर्स्ट स्टोन का वैल्यू है मेरा 5, जीरोथ स्टोन का वैल्यू है मेरा 4। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे दो प्लेयर्स है मेरे पास। कौन कौन से? एक एलिस है और दूसरा है मेरा बॉब। ठीक है, ये दो प्लेयर्स हैं और एक गेम खेल रहे हैं स्टोन पिकिंग का। तो गेम कुछ ऐसा है कि अगर मान लो पहला टर्न जो दिया हुआ है कि एलिस करेगी। ठीक है, तो एलिस के पास मौका रहेगा, वो चाहे तो एक स्टोन उठा सकती है, 2 स्टोन उठा सकती है, 3 स्टोन उठा सकती है। और ये जो स्टोन उठाएगी वो लेफ्ट साइड से ही उठाएगी, जो फर्स्ट अवेलेबल स्टोन होगा वहाँ से शुरू करना है। ये प्रॉब्लम में है। तो दोनों ये गेम खेल रहे हैं तो हर स्टोन का कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है ना। तो दोनों ये कोशिश करेंगे कि गेम के एंड में, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई वैल्यूड स्टोन्स होंगे, जिनका सम सबसे ज़्यादा होगा, वो जीत जाएंगे। मान लो क्या कि कोई ऐसा हुआ जब एलिस इस क्या हुआ था, इस एरे में से एलिस कुछ कुछ स्टोन्स को पिक की। जस्ट फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, कि एलिस का स्कोर हो गया मेरा 12 और बॉब का स्कोर कहीं रह गया मेरा 5। ठीक है, तो उस केस में विनर कौन हो गया? मेरी एलिस हो गई और बॉब हार जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमको बताना है फाइनली, ये हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि कौन जीत रहा है। ठीक है, और प्रॉब्लम में एक चीज़ बात दिया हुआ है कि ये दोनों जो हैं ये कैसे खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं मेरे ऑप्टिमली खेल रहे हैं। राइट, ये प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है कि दोनों पूरा कोशिश करेंगे जीतने का गेम को। ठीक है, वो लोग उस हिसाब से खेल रहे हैं कि इनको पता हो आगे का भी मूव हो सकता है, कि पता हो कि किस तरीके से खेलेंगे कि हम जीत सकते हैं। तो ओवरऑल तुमको यही प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर एलिस जीत रही है तो तुमको एलिस रिटर्न कर देना है, बॉब जीत रहा है तो बॉब रिटर्न कर देना है, और दोनों के स्कोर अगर बराबर हो गया तो तुमको टाई रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करना है तुमको। आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। मान लो कि तुम्हारा 1 2 3 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में हमको पता है कि पहले एलिस ही गेम खेलना शुरू करी है। राइट, तो क्या करते हैं कि मान लो एलिस क्या की, एलिस के पास ऑप्शन था कि ये उठा सकती है, ये दोनों उठा सकती है, ठीक है, या फिर ये तीनों को उठा सकती है। तो मान लो कि एलिस फर्स्ट स्टोन को उठाई। ठीक है, ठीक, और बॉब आया मेरा। ठीक है, अब बॉब क्या कर रहा है कि वो 2 को उठा सकता था, तो 3 को उठा सकता था और 7 को उठा सकता था, 3 तक उठा सकता था ना, सबको एक ही बार उठा लेगा। तो 7 3 10 और 12, और एलिस का स्कोर हो गया 1। ठीक है, एक ये ट्रायल हो सकता था, या हो सकता था कि एलिस मान लो कि तीनों का तीनों स्टोन को उठा लेती। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है 1 + 2 + 3 मतलब कि 6। ठीक है, और बॉब आया, बॉब के पास एक ही स्टोन बचा हुआ है लेकिन उसका वैल्यू 7 है, तो इस केस में भी बॉब जीत रहा है। राइट, तो या फिर कोई और केस क्या हो सकता था कि मान लो कि एलिस ये दोनों को उठाती, बॉब आता, बॉब इन दोनों को उठा लेता। ठीक है, तो उस केस में वो होता। अच्छा, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट करता क्या? मान लो कि एलिस आई, एलिस क्या की कि एलिस 1 उठा ली और 2 उठा ली। ठीक है, और फिर बॉब आया मेरा। ठीक है, फिर मेरा बॉब आया और वो सिर्फ 3 उठा के छोड़ दे रहा है, फिर एलिस आई, वो 7 को उठा ली। ठीक है, इस केस में एलिस जीत जा रही है। राइट, 10 स्कोर हो रहा है इसका। पर क्या ये वैलिड स्कोर है? नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि प्लेयर क्या खेल रहे हैं, ऑप्टिमली खेल रहे हैं। प्लेयर को जीतना है तो वो, अगर बॉब के पास जब मौका था 3 के साथ इंक्लूड करने का 7 को, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो चाहेगा कि मेरा स्कोर क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके ना, जितना ज़्यादा हो सके। तो इसलिए बॉब कभी छोड़ेगा नहीं, या फिर एलिस कभी भी छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो दोनों ही चाहेंगे कि मेरा स्कोर मैक्सिमम हो। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एलिस कुछ भी कर ले वो जीत नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर बॉब ही जीतेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा 1 2 3 और 9, ये भी प्रॉब्लम में ही मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या है मेरा कि एलिस क्या करेगी, एलिस का फर्स्ट टर्न है ना, एलिस और बॉब है,
तो एलिस क्या करेगी कि एलिस को पता है कि यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम क्या करें, ऑलरेडी जो भी ये पहला 3 वैल्यूज़ हम फटाक से इसको उठा लेते हैं, ठीक है, फटाक से इसको ले लेंगे। और बॉब आया भाई, बॉब के पास एक ही स्टोन बचा है जिसका वैल्यू -9 है, तो इसको मजबूरन यही लेना पड़ गया। तो 3 2 5 1 6 स्कोर है और -9 स्कोर है। तो इस केस में क्या होगा कि एलिस ही हमेशा जीतेगी, राइट। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि कुछ ये ले ले एलिस, मान लो कि ऐसे एलिस खेलती क्या 1 ले ली, ठीक है, फिर बॉब आया, बॉब 2 और 3 ले लिया, ठीक है, फिर एलिस आई तो उसके लिए -9 था तो वो ले लेगी, क्यों, -8 हो गया, ये 5 हो गया। इस केस में बॉब जीत सकता था, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एलिस को भी जीतना है, उसको ऑप्टिमली ही खेलेगी वो, ताकि बॉब को कोई चांस ही ना मिले जीतने का, ठीक है। चलो, आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ तक कि मेरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए मेरा अप्रोच क्या होगा ना, उसको पेशेंटली सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एलिस या बॉब में से किसी एक को सपोर्ट करते हैं। मान लो कि हम, एलिस लड़की है तो एलिस को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मजाक था। तो मान लो कि हम इस प्रॉब्लम में एलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमको एलिस को जिताना है, ठीक है, हम एलिस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा बॉब रहेगा, ठीक है, और बॉब जो रहेगा ये चाहेगा कि एलिस हार जाए, ये हमारे अपोजिशन में काम करेगा, ठीक है, ठीक। तो बॉब और एलिस, ठीक है, मान लो कि एक जैसे राउंड चल रहा था, ठीक है, एक किसी राउंड पे है, ठीक, मान लो कि ये राउंड है एलिस का, ठीक है। एलिस के लिए हम लोग किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे खड़े हैं, तो एलिस के लिए हम लोग इसको इंक्लूड करके देखेंगे, इसको इंक्लूड करके, इसको इंक्लूड करके देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक स्टोन पिक करके देख रहे हैं, 2 स्टोन पिक करके देख रहे हैं, या 3 स्टोन पिक करके देख रहे हैं, ठीक। एलिस के लिए केस था, ठीक है। जब एक स्टोन हम पिक कर लें तो नेक्स्ट बारी किसका आ रहा है, मेरा बॉब का, राइट। सिमिलरली इसमें बॉब का बारी आएगा और इसमें भी बॉब का बारी आएगा, ठीक। अब बॉब का बारी आया, ठीक है, फिर बॉब क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, एक स्टोन पिक कर सकता है, 2 पिक करेगा या 3 पिक करेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके बाद किसके बारे ये आने वाला है, एलिस का, ठीक है, एलिस का, ठीक है। तो बॉब क्या चाहेगा कि मेरा ये जो आंसर, जब एलिस हमको कुछ रिटर्न कर रही होगी यहाँ से, ठीक है, तो बॉब चाहेगा कि ये वैल्यू मेरा क्या है, मिनिमम आए, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू हमको रिटर्न हो रहा है ये एलिस का वैल्यू है, ठीक है। तो हम बॉब हर ट्रायल जब भी करेगा, फर्स्ट स्टोन के साथ, सेकंड स्टोन के साथ, थर्ड स्टोन के साथ, तो तीनों में हमको किसका आंसर आ रहा है, एलिस के लिए आंसर आ रहा है ना, एलिस का कोई आंसर आ रहा होगा। तो बॉब चाहेगा कि इन तीनों केसेस में से जो मेरा मिनिमम आ रहा है उसी को हम वापस रिटर्न करें, क्यों, क्योंकि ये हमारे अपोजिशन में काम कर रहा है। तो ये मिनिमम हमको इन तीनों फंक्शंस कॉल्स अगर होते हैं तो जो भी मिनिमम आएगा वो बॉब हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर एलिस के पास वापस आओ, अब एलिस का बारी है, तो ये चाहेगी कि बॉब जो मेरा दुश्मन है, तो ये चाहेगी कि इन तीनों केस में, ठीक है, इन तीनों केस में जो बॉब हमको आंसर रिटर्न कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि इन तीनों का जो भी रिटर्न वैल्यू हो, तीनों में जो भी मैक्सिमम हो पाए हम उसको रखने का कोशिश करेंगे। तो इन तीनों में से जो भी मैक्स होगा वो एलिस रखना चाहेगी, ठीक है, और जो भी मिनिमम होगा वो बॉब चाहेगा कि हम रिटर्न कर दें, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो फंक्शन कॉल में हम लोग क्या करेंगे हमेशा, मान लो एक पी पॉइंट पे खड़े हैं हम लोग अभी यहाँ पे, ठीक है, ये डिसीजन ट्री है, ठीक है, डिसीजन ट्री है मेरा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक बार क्या करेंगे कि p+0 को इंक्लूड करके देखेंगे, एक p+1 को इंक्लूड करके देखेंगे और एक p+2 को इंक्लूड करके देखेंगे, फिर फंक्शन कॉल कर देंगे। सिमिलरली आगे का कैसे फंक्शन होगा, p+0 तक यहाँ पे है तो p+1 पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर p+1 तक यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल अगले प्लेयर के लिए क्या होगा, मान लो ये एलिस का बारी था तो वो 3 ट्रायल की, फिर बॉब के लिए आ गया क्या, p+2 पे, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा p+3, ठीक है। ये तीनों कॉल्स होंगे बॉब के लिए, है ना, ये किसके लिए होगा, बॉब के लिए, ये तुम्हारा था एलिस के लिए, ठीक है। फिर बॉब क्या करेगा, सिमिलरली वही 3 केसेस करेगा, ठीक है, और आंसर जो भी ये रिटर्न करेगा बॉब इसको, तो इन तीनों केसेस में जो भी इसको मिनिमम आया होगा, राइट, इन तीनों केसेस में जो भी इसको मिनिमम आया होगा वही रिटर्न करेगा इसको, है ना, ठीक। और एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि हम एलिस के पर्सपेक्टिव से खेल रहे हैं, एलिस को सपोर्ट करें, ठीक है। तो बॉब जब आंसर हमको रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, तो ये बॉब का बारी था, तो बॉब जब अपना आंसर इंक्लूड कर रहा होगा ना, मान लो वही मान लो यहाँ पे कितने वैल्यू पे हम लोग आ गए थे, p+1 पे आए थे,
तो यहाँ कॉल करेगा वो p+2 के लिए, p+3 के लिए, p+4। तो जो भी आंसर वैल्यू में ये अपने लिए ऐड कर रहा होगा वैल्यूज़ को, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि एलिस का ऑप्टिमल आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बॉब अपने लिए वैल्यू को एग्रीगेट कर रहा होगा, सेग्रीगेट कर रहा होगा, ठीक है, जो भी उसका सम हो रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। हम मतलब क्या रखेंगे कि मेरा एलिस का स्कोर क्या आया बॉब के पास, ठीक है, तीनों में से, और हम उसको बस पास करवा लेंगे, ठीक है। बॉब का क्या स्कोर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर एलिस का टर्न है, ठीक है, तो इन तीनों केसेस में भी हम सम करके देखेंगे और बॉब से जो आंसर आया है उसको सम करके रिटर्न करेंगे। लेना देना हमको एलिस का स्कोर से है। तो मेरे पास अगर एलिस का स्कोर आ गया है, हम टोटल सम कर सकते हैं ना, टोटल वैल्यूज़ को सम कर लेंगे तो वहाँ से आ गया। तो बॉब का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे ऐसे ही, टोटल माइनस एलिस के स्कोर से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो यही मेरे कुछ बेस केसेस होंगे, ठीक है। यही मेरा क्या होगा कि डिसीजन ट्री कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बेस केस क्या ही होगा, बस एक ही बेस केस हो सकता है कि अगर मेरा ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये एम्प्टी हो जाए, राइट, ये क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो उस केस में मेरा आंसर क्या रिटर्न करना है, 0। एलिस का स्कोर क्या हो सकता है, 0। तो यही पूरा फंडा ही यही है कि एलिस के पर्सपेक्टिव से खेल के देखो, ठीक है। अगर एलिस के लिए खेल रहे हो तो जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उनका मैक्सिमम रिटर्न कर लो यहाँ से, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न कर लो। अगर बॉब का टर्न है, ठीक है, अगर बॉब का टर्न है तो जो भी आगे के फंक्शन से आ रहे हैं उनका मिनिमम रिटर्न कर लो, ठीक है। और एलिस के लिए खेल रहे हो तो करंट सम जो है उसको इंक्लूड करके जो भी बॉब से आया है इनका मैक्स रिटर्न कर लो। बस यही फंडा है। एक बार खुद से ट्राई करो कोड करने का, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, बस यहाँ पे यही चीज़ समझना है हमको कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो इसमें कि ये अल्टीमेटली हम लोग रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं ना, कि ये जो वैल्यू है मेरा हो सकता है किसको कौन उठाए, एलिस उठा ले, ठीक है, या हो सकता है मेरा इसको बॉब उठाए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, यहाँ 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू ये नंबर ऑफ़ मेरे वेज कितने हो सकते हैं, टोटल वेज जो हो सकता है मेरा 2 इंटू n टाइम्स होगा ना, मतलब 2 टू दी पावर n चला जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे मेरा दिया हुआ है शायद 10 टू दी पावर 5, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 करने जाओगे टी लिखा जाएगा। तो मतलब रिकर्शन से हम लोग करने जाएंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर लेते हैं भाई, डीपी लगा के, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जाओ मेरे प्लेलिस्ट पे देखो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो डीपी क्यों, उसका कंडीशन क्या होता है अभी तक तुम्हें पता चल ही गया होगा। पहला हम लोग तब लगाते हैं जब ओवरलैपिंग मेरा सब प्रॉब्लम्स होता है ना, और दूसरा क्या होता है मेरा, दूसरा तब होता है जबकि हमको कुछ ऑप्टिमल आंसर हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ ऑप्टिमल आंसर तो रिटर्न करना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, मान लो क्या होगा कि हम लोग किसी मान लो कि 0th इंडेक्स पे हैं, ठीक है, और ये टर्न है, ये इंडेक्स है मेरा, ठीक है, और ये टर्न है कि किसका बारी है। 1 का मतलब मान लो कि मेरा एलिस का टर्न है, 2 का मान लो मेरा कि बॉब का टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ से मेरे पास क्या हो सकता था कि हम क्या किए कि अगले बार भी ये एलिस के लिए ही खेल रहे हैं, ठीक है, 1 इंडेक्स पे भी इसके लिए जा रहे हैं और 2 इंडेक्स पे भी इसके लिए जा रहे हैं, ठीक है, एलिस के लिए ही। बट 3rd इंडेक्स पे हम फिर किसके लिए जाना पड़ेगा, हमको 0 के लिए जाना होगा। 0 यहाँ पे मान लो कि 0 है, ये बॉब के लिए हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा, ठीक। या फिर क्या हो सकता था कि मान लो कि मेरा 2nd इंडेक्स पे हम, ठीक है, बॉब के लिए खेल ले रहे हैं, ठीक है, और फिर अगला वाला इंडेक्स जो आता है मेरा फिर, ठीक है, तो ये फिर बॉब के लिए ही खेल ले रहे हैं। तो ये देखो तुम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, ठीक है, यहाँ पे भी कैलकुलेटेड था। जब यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ कैलकुलेट करने का क्या मतलब बनता है, राइट। तो ये वैल्यू को हम कहीं स्टोर करवा लेते हैं जो हमारा डीपी वाला टेबल होता है, ताकि यहाँ पे जब भी आएँ तो मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू हो तो वहाँ से कैलकुलेट कर लें। सिमिलरली ये रिकर्शन ट्री को तुम चाहो तो पूरा प्रॉपर्ली बना के देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे कॉल्स होगा, ठीक है। तो तुमको क्लियर हो जाएगा डीपी क्यों ही लगाना है। तो डीपी का काम भी बस वही होता है कि तुम किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कोई वैल्यूज़ है इंडेक्सेस के लिए स्टोर करवा के रख लेते हो। अगर वो केस दोबारा से आता है मेरा रिकर्शन ट्री में, तुमको पता है कि बार बार केसेस ओवरलैप करेंगे ही करेंगे केसेस, तो हम लोग डीपी वाले टेबल से वैल्यूज़ उठा के हम लोग प्रॉपर्ली वहाँ दे देते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकेंड रुकते हैं। अब तुम एक बार खुद से कोड करो, कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, वहाँ पे मेरा कोड देखो, एक हिंट लो, एग्जिस्ट लो और फिर से ट्राई करो एटलीस्ट खुद से कोड करने का, ठीक है। और
जो कल वाला प्रॉब्लम था वो ज़रूर कोशिश करो तुम देखने का, स्टोन गेम 2 जो है उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो चलो कोडिंग सेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा एक स्टोन गेम 3 दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। स्टोन वैल्यू बोल के वो जो स्टोन के लिए हम लोग का वैल्यूज़ था एरे वो दिया हुआ है एज वेक्टर के फॉर्म में, और स्ट्रिंग हमको रिटर्न करना है कि कौन जीत रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक टोटल बना लेते हैं ये पता करने के लिए टोटल मेरे स्टोन्स की वैल्यू कितनी है, 0 से इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। एक एलिस का बना लेते हैं वैल्यू जो बताएगा कि एलिस का क्या स्कोर हुआ है। एक बॉब का बना लेते हैं जो कि बताए कि बॉब का क्या स्कोर हुआ है, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि सारे वैल्यूज़ जो हैं मेरे, ठीक है, सारे वैल्यूज़ जो हैं मेरे, ठीक है, स्टोन वैल्यूज़ में उनको आइट्रेट करते हैं, ठीक, और टोटल में ऐड करते जाते हैं, टोटल प्लस इक्वल टू मेरा एक्स, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्या करेंगे भाई कि फंक्शन को मेरा एक बनाएंगे फ़न, उसको कॉल करेंगे, उसमें ये तुम्हारा स्टोन वैल्यू पास कर लेते हैं, ठीक है। 0th इंडेक्स पास कर लेते हैं और टर्न जो है वो एलिस का पास कर लेते हैं कि एलिस पहली प्लेयर दिया हुआ है ना कि एलिस खेल रही है, तो ये टर्न है मेरा, ठीक है, ये इंडेक्स है, ठीक है, एरे का, और ये मेरा वेक्टर है। अच्छा, ये आंसर जो पास करेगा वो किसके लिए पास करेगा, एलिस के लिए ही, जो भी रिटर्न करने वाला है आंसर वो एलिस के पर्सपेक्टिव से हम लोग खेल रहे हैं ना पूरा गेम, तो एलिस के लिए रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, तो बॉब का स्कोर क्या हो गया फिर, बॉब का स्कोर क्या हो गया, टोटल में से अगर एलिस का माइनस कर लेते हैं तो वो बॉब का स्कोर हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे भाई, तो देख लेते हैं कि क्या एलिस का स्कोर और बॉब का स्कोर क्या बराबर है। अगर बराबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न क्या करवा देंगे भाई, रिटर्न करवा देंगे कि टाई हो गया है मेरा, है ना। अदरवाइज़, ठीक है, मान लो ऐसे ही कर लेते हैं रिटर्न, ठीक है, एलिस का स्कोर अगर बड़ा हो गया बॉब के स्कोर से, ठीक है, तो उसमें क्या रिटर्न करवा देंगे, एलिस को। अदरवाइज़ रिटर्न करवा देंगे हम लोग बॉब, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मेरा गिवन फंक्शन जो था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इतना ही छोटा सा फंक्शन था। तो अपना ये जो फ़न फंक्शन है ना इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो फ़न फंक्शन जो है मेरा, चलो उस पर बनाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स दे रहे थे भाई, तो फ़न फंक्शन में मेरा एक वेक्टर पास हुआ था, वेक्टर का नाम चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, वेक्टर इंट नम्स दे लेते हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब नम्स देते देते वो प्रॉब्लम में जब से दे रहे हैं तो मेरा भी आदत वही हो गया है। हालांकि मैं पहले AR देता था एरे के लिए, बट अब जो है इंट पी हो गया मेरा इंडेक्स, और मेरा टर्न किसका है, ठीक है। टर्न को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे भाई, तो अगर टर्न मेरा 1 है तो एलिस के लिए है, और 0 है तो मेरा बॉब के लिए है। कुछ और वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, बट हम ये यूज़ करते हैं ताकि एंड टर्न करते हैं ना तो 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बनाता है नॉट टर्न करने पे, ठीक है। तो इसलिए चलो अब क्या है, बेस केस लिख लो एक बार मेरा। अगर पी का वैल्यू मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, नम्स के साइज़ के, मतलब एक्सीड कर चुके हैं हम लोग इसको, अब कोई वैल्यूज़ बचा नहीं है चेक करने के लिए, तो उस केस में क्या करोगे तुम, रिटर्न 0 कर दोगे, है ना, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी मान लो, तो एक आंसर बना लेते हैं अपना, ठीक है, उसको इंट मिन से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। 0 यहाँ पे नहीं देना, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेट में जो वैल्यूज़ है मेरा नम्स के अंदर वो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इंट मिन से दे रहे हैं ताकि सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यूज़ मेरे लिए सेट हो जाए, ठीक है। और एक क्या हो रहा है मेरा वैल्यू, ठीक है, ये बताएगा कि इस करंट स्टेप, अभी जो मेरा स्टेप चल रहा है ना उसमें हम लोग कितने वैल्यूज़ को इंक्लूड करें, कितने स्टोन्स को इंक्लूड करें, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है वो। और अगर मेरा ये जो अभी टर्न जो है ये बॉब के लिए है, तो हम पता करेंगे कि नेक्स्ट मूव्स में से एलिस का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो एलिस का स्कोर को हम लोग अभी मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि बॉब इसको क्या करेगा, इस वैल्यू को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करेगा जो आगे के स्टेप से आएंगे, इसीलिए इसको मैक्सिमाइज़ कर ले रहे हैं। आंसर को मिनिमम कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्लेयर्स चाहते हैं कि मेरा आंसर मैक्सिमम हो, है ना। अब क्या करते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम के पास मेरे पास कितने ये मेरे पास क्या कहते हैं चॉइसेस है मेरे पास, ठीक है, 3 चॉइसेस है, राइट। एक को इंक्लूड करें, 2 को इंक्लूड करें, 3 स्टोन को इंक्लूड करें, ठीक है। तो इसलिए इंट क्या करते हैं, इंट i इक्वल टू 0 लेते हैं, i लेस दैन 3 लेके i प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मान लो कि अगर p प्लस आई जो है मेरा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाता है किसके, मेरे नम्स साइज़ के, ठीक है, मतलब
3 वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, या ith वैल्यू वहाँ पे इंक्लूड करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करवा देते हैं, इसको ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ताकि एक्सीड ना कर जाए ना, आउट ऑफ बाउंड्स ना जाए वैल्यू। अदरवाइज़ क्या करते हैं, वैल्यू जो लिए थे अभी हम करंट वैल्यू को इंक्लूड करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। वैल्यू प्लस इक्वल टू क्या कर लेते हैं, मेरा नम्स में p भी लेंगे और मेरा i भी लेंगे, ठीक है। कितने वैल्यू, ये करंट पोजीशन पे है, वहाँ से कितना मूव करना है हमको, ठीक है, उसके लिए, ठीक। ये क्या करते हैं, अपना टेम्प बनाते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट प्लेयर से हमको कितना आंसर मिल सकता है, ठीक है। फन मेरा नम्स हो गया, ठीक है। नम्स के बाद क्या है मेरा p, ठीक है, प्लस i। p प्लस i करेंगे तो करंट वैल्यू पर रह जाएंगे क्योंकि 0 है, तो इसलिए 1+1 ऐड कर लेंगे, ठीक। चलो, और टर्न की जगह अब क्या पास करेंगे यहाँ पे, मेरा नॉट टर्न, ठीक है, ताकि 1 अगर था तो 0 हो जाए, 0 था तो 1 हो जाए, इसलिए नेगेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। चलो, ये हो गया मेरा। अब आंसर में क्या करते हैं हम लोग, आंसर को हमको क्या कोशिश करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, कोई भी प्लेयर रहे, ठीक है। अगर तो कोई भी प्लेयर रहे तो मैक्सिमाइज़ करने का ही ट्राई करेगा। तो आंसर इक्वल टू आंसर, मैक्स ऑफ आंसर, या फिर मेरा क्या होगा, वैल्यू जो करंट स्टेप में मेरा वैल्यू है प्लस मेरा नेक्स्ट प्लेयर से जो हमको मिला होगा टेम्प, राइट। ये हो गया। तो ये एलिस या बॉब दोनों करेंगे अपने आप को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। अच्छा, अगर अभी करंट स्टेप जो है मेरा, ठीक है, ये नॉट ऑफ टर्न है, ठीक, मतलब बॉब का टर्न है, तो बॉब क्या चाह रहा था भाई, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि बॉब चाहेगा मेरा कि ये जो वैल्यू मेरा टेम्प आया है इसको मिनिमाइज़ करने का, राइट। तो चाहेगा कि कम से कम करें हम एलिस के लिए। तो वो क्या करेगा कि एलिस का जो स्कोर है ना, उसको वो चाहेगा कि मिनिमम लेने का। किसका मिनिमम, तो एलिस का करंट स्कोर जो होगा वो, ठीक, या फिर ये मेरा टेम्प। अच्छा, एक चीज़ समझना है यहाँ पे, ये टेम्प जो है हमेशा किसके लिए आ रहा है, मेरा दूसरे प्लेयर के लिए आ रहा है। तो अगर ये बॉब का प्लेयर है तो ये जो मेरा आंसर आया होगा ये आया होगा किसके लिए, एलिस के लिए, और ये कोई मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा। तो ये चाहेगा कि जितने भी मैक्सिमम वैल्यू उसमें से जो मिनिमम है हम वही पास करें, ताकि मेरे जीतने के चांसेस बढ़ें, राइट। तो इसलिए एलिस का स्कोर को ये हमेशा क्या चाहेगा, मिनिमम लेना, ठीक है। चलो, फॉर लूप को यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब बताओ, मेरा रिटर्न करने जाएंगे, ठीक है, चेक करते हैं कि टर्न किसका था, ठीक है। टर्न किसका था, ये चेक करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है भाई, क्योंकि हम एलिस की तरफ से खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर टर्न जो था वो ग्रेटर 1 था, मतलब टर्न है ऑन, ठीक है, 1 है, तो इसका मतलब कि एलिस का टर्न है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर कैलकुलेट हुआ है उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। आंसर जो भी कैलकुलेट हुआ है इंक्लूडिंग द करंट वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, है ना, करंट वैल्यू को लेके, ठीक है। और अगर ये जो टर्न है मेरा, ये बॉब का टर्न है, ठीक है, तो उसके स्कोर से हमको कोई मतलब लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करवाएंगे, एलिस का जो स्कोर हुआ होगा मेरा उसको रिटर्न करवाएंगे नेक्स्ट प्लेयर को यूज़ करके, है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ कर ले रहे हैं, मेरा एलिस का स्कोर, राइट। चलो, ये हो गया मेरा, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। तो मेरा रिकर्सिव कोड जो था मेरा वो बस इतना सही है, रिकर्सिव कोड, बट तुमको पता ही है कि टीएलई खा जाएगा ये। तो एक काम करते हैं कि हम लोग डीपी इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डीपी हम लोग मेमोइज डीपी लिखने वाले हैं क्योंकि रिकर्सिव कोड है। तो इंट डीपी बना लेते हैं, ठीक है। अब डीपी का डायमेंशंस क्या रहेगा, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना भाई, कि डीपी का डायमेंशंस वही रहेगा कि कितने पैरामीटर्स मेरे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा नम्स तो एज इट इज़ है, बट पी और मेरा टर्न चेंज हो रहा है। टर्न का क्या वैल्यू है, 0 और 1 हो रहा है। तो अगर इसका डायमेंशन हम लोग क्या दे सकते हैं, 2, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन p का जो वैल्यू है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नम्स का साइज़ मेरा कितना जा सकता है, शायद 5 × 10⁵ के टर्म्स में, 10⁴ के टर्म्स में, ठीक है। तो इतना ही साइज़ बना लेते हैं इसका 5, ठीक है। 0 0 0 और एक 5 बना लेते हैं, ठीक है। 5 0 0 0 तक ही जा सकता है, बट कुछ 5 वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरा क्लियर है, 1 2 3 4, चलो ठीक। तो मेरा डीपी वाला टेबल बन गया, ठीक है। एक काम करते हैं, डीपी को इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं इनिशियल वैल्यूज़ के साथ, कि मान लो कि मीम सेट करके कुछ ऐसे वैल्यूज़ के साथ जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो डीपी को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं -1 तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। -1 से करवा लेते हैं, ठीक है। और साइज़ ऑफ मेरा ले लेते हैं डीपी, चलो ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या है, वापस आओ यहाँ पे, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये फंक्शंस कॉल करने के पहले ही हम चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पी और टर्न के लिए क्या वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो हम टीपी के वैल्यूज़
उठा के भेज देंगे, अगर नहीं तो कैलकुलेट करेंगे और फिर डीपी में स्टोर करेंगे। तो कैसे चेक कर सकते हैं, इफ़ डीपी ऑफ, ठीक है, पी और टर्न, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू हो मेरा -1, ठीक, मतलब इन दोनों पोजीशन के लिए -1 वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है कि चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में क्या करो भाई, डीपी ऑफ मेरा पी और टर्न को तुम रिटर्न करवा दो, है ना। चलो, अदरवाइज़ तुम इतने सारे कैलकुलेशंस करोगे और तुम जब आंसर रिटर्न करने वाले हो तो उस केस में क्या करो, डीपी में स्टोर करवा लो। किसके लिए भाई, तो पी और तुम्हारा टर्न जो था उसके लिए, है ना। पी और टर्न जो था मेरा वहाँ पे इक्वल टू कर लो, ये नहीं रहेगा वो, तुम इसको इक्वल टू कर लो, जो भी वैल्यू आए उसको स्टोर करो और फाइनली उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। चलो, ये चीज़ क्लियर हो गया, मेरा पूरा क्लैरिटी आ गया, समझे। अच्छा, लास्ट सेक्शन है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो जो कोड मेरा वहाँ पे, ठीक है, 2n जा रहा था, एक्सपोनेंशियल जा रहा था, ठीक है, अब वो कितना जाएगा वो समझो। अब जो मेरा कोड रन करने वाला है मेरा, पी और टर्न के वैल्यूज़ पे ही रन करेगा ना, इतने कॉल्स जो होंगे पी और एन के लिए टर्न्स के ही कॉल करेंगे। तो पी का मेरा वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, एन पे, 0 से लेके n-1 तक जाएगा, और टर्न जो है मेरा 0-2 होगा, मतलब ये कितने बार कम करेगा, n टाइम्स काम करेगा, राइट। तो ऑर्डर ऑफ n हो गया इनटू, ये मेरा टर्न क्या है, 0 या 1 है, मतलब इनटू 2 टाइम्स काम करेगा, है ना। बट कांस्टेंट वैल्यू है 2n हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, राइट, ठीक। चलो, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब क्या हो सकता है मेरा, मान लो कि मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मेरा n के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है कि ये n कितनी बार इसमें n, तुम ये तो यहाँ पे कांस्टेंट साइज ले रहे हैं पर इसको n के ऊपर तुम बना सकते हो, है ना, n, ठीक है, इंटू 2, ठीक। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ n चला गया ये भी, है ना, वेयर n इज़ दी साइज ऑफ गिवन एरे, ठीक है। तो मेरा ले दे के सारा प्रॉब्लम यही था, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब तुम जाओ एक बार, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया तो सिमिलरली स्टोन 2 वाला जो मेरा प्रॉब्लम है उसको जाके सॉल्व करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो का लिंक हम दे दे रहे हैं, आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हो, बट एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वो, ठीक है। चलिए, आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कट के वीडियो में, बाय।